सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्निंग ओ सिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि हमारा वीडियो इतना डिले हुआ। डिले होने का मेन रीज़न तो मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था। तो मैं आपका कुछ 5 मिनट लेना चाहता हूँ, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये सोचेंगे कि महाराष्ट्र में इतने सारे चैनल थे यूट्यूब पे जो कि महाराष्ट्र के कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे, तो हम लोग ने क्यों ये चैनल शुरू किया। ये चैनल शुरू करने का मेन मोटिव क्या था कि चैनल्स तो थे, पर हमने क्या सोचा कि वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड कंटेंट अदर देन एनी अदर यूट्यूबर। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों का चैनल देखा, मैं महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने देखा कि कौन कैसा कंटेंट दे रहा है। तो आप एक बार दूसरे का वीडियो देखिए और एक बार मेरा आज का जो मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ रोटेशनल डायनेमिक्स पार्ट 1, उसको पूरा देखिए। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप वीडियो डिसलाइक मार के जाओ, प्लीज़ डिसलाइक मार के जाओ। क्यों आप डिसलाइक मारोगे? मेरे को समझ में आएगा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सुधार करूंगा। आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो, 5 मिनट चले जाते हो, आप पूरा तो देखो एक बार वीडियो। आप देखो उसके अंदर कंटेंट क्या है, कैसा पढ़ा रहे। हम ये नहीं करते कि ये देखो बुक खोले, एमसीक्यू का आंसर नंबर 1, 2, 3 मार दिया, ऐसा नहीं। हमारा फोकस क्या है कि बच्चे को आखिरी 30 डेज में एकदम अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मतलब ये नहीं कि भाई खाली हम लोग आंसर याद कराएंगे। मतलब बच्चा वो क्वेश्चन बैंक से मतलब मैं क्या बोला कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को घुमाएंगे। और अगर घुमाया हुआ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो मतलब क्या, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ना कि आपको आंसर याद रहना चाहिए। तो इसके लिए ये सारी बातों के साथ सबसे पहले सॉरी मैंने आपका 5 मिनट लिया। तो आप शुरू करते हैं अपना लेक्चर रोटेशनल डायनेमिक्स पार्ट 1। तो हम क्या करने जा रहे हैं आज? रोटेशनल डायनेमिक्स। इसमें पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम क्या लेंगे? एमसीक्यू लेंगे, वीएसए लेंगे और ऐसे टाइप 1 लेंगे। तो मैं आपका ना पीडीएफ खोल लेता हूँ रोटेशनल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू क्या दिया है? अ डाइवर इन अ स्विमिंग पूल बेंड्स हिज हेड बिफोर डाइविंग। मतलब कि जब डाइवर स्विमिंग पूल में कूदता है, आपने देखा होगा अगर इतना ऊपर स्विमिंग पूल है, अगर वो कूदता है वहां से तो अपना हेड को बेंड कर लेता है। तो इस टाइम पे क्या होता है? इस टाइम पे मुझे सबसे पहले बताओ कि डाइवर अगर कूद रहा है और अपना मुंडी को बेंड कर रहा है, बेंड करना मतलब क्या हो रहा है, जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था उससे उसका डिस्टेंस कम हो रहा है। अगर मान लो मैं ऐसा फैला हूं और ऐसा आ गया तो क्या है? डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस कम होना मतलब आर का वैल्यू कम हुआ। आर मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ। तो उसी का आंसर क्या आएगा? डिक्रीज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का आंसर आएगा डिक्रीज, एक सेकेंड, डिक्रीज इन हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकेंड क्या दिया है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड। मतलब इसने कंडीशन पूछा है कि कब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा किसी सिस्टम का। सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का जो मेन था, हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जब किसी भी पार्टिकल पे या सिस्टम पे नेट टॉर्क 0 हो, नेट टॉर्क क्या हो? 0 हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड का आंसर आएगा व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। मतलब जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क ना एक्ट करे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? अ स्टोन इज टाइड to one end of a string, holding the other end. The string is whirled in a horizontal plane with progressively increasing speed. It breaks at some point because. मतलब मैंने क्या किया? एक स्टोन को एक रस्सी में बांधा, उसको घुमाया ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसा तो एक जगह पे जाकर टूट जाता है। इसका स्पीड इंक्रीज होते होते एक जगह पे जाकर टूट जाता है। टूटता क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी चीज घूम रहा है, किसकी वजह से घूमेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिल रहा है, वो कौन दे रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। और मान लो एक घुमा रहा सेंट्रीपिटल फोर्स किससे बढ़ता है? स्पीड की वजह से। अगर mv²/r, अगर v बढ़ रहा है, पर मान लो मैं उसको सेंट्रीपिटल जितना चाहिए, उसके पास उतना टेंशन ही नहीं है। तो अगर टेंशन नहीं और सेंट्रीपिटल चाहिए उतना, तो सर्कुलर मोशन तो हो नहीं पाएगा, तो स्ट्रिंग क्या होगा? टूट जाएगा। तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा the required centripetal force is greater than the tension sustained by the string.
तो आंसर 3 का आएगा। द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन द टेंशन सस्टेन्ड बाय द स्ट्रिंग, मतलब जितना टेंशन वो झेल सके उससे ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एट अ डिस्टेंस r by 2 अराउंड अ रोटेटिंग एक्सिस पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द लूप इज। एक सेकंड रुक दे वीडियो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। सर्कुलर लूप मतलब क्या, आपने पढ़ा होगा रिंग के बारे में, उसको यहाँ पे सर्कुलर लूप बोला गया। मतलब एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस दे दिया r। इसमें हमको क्या बोला है कि एक सर्कुलर लूप है, उसके प्लेन में से जो पास होने वाला डायमीटर है उससे पैरेलल, उसी के पैरेलल में r/2 डिस्टेंस पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है। तो इसका हम लोग को क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग आईओ बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो क्या होता है, आईओ इज इक्वल टू IC प्लस mh²। अब मुझे बताइए IC क्या होगा, ये जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और सर्कुलर लूप के लिए सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/2 mr²। 1/2 mr²। m और h क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो r/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 mr² प्लस mr²/4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 6 mr²/8। तो क्या आ जाएगा 3/4 mr²। तो ये अपना आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या बोला है, अब 500 kg कार, पहले मास दे दिया है कितना, 500 किलोग्राम, ये मास दे दिया। राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर, अच्छा 50 मीटर इसका आर का वैल्यू दे दिया। विथ द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी कितना दिया है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। m क्या है 500, v² मतलब 10 का स्क्वायर 100, r क्या है अपना 50। तो 0 से 0 गया 100, ये कितना आ गया 1000 न्यूटन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला गया है, अ साइक्लिस्ट राइडिंग अ बाईसाइकिल एट अ स्पीड ऑफ 14√3 मीटर पर सेकंड। मतलब v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14√3 मीटर पर सेकंड। टेक्स अ टर्न अराउंड अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस, इतना रेडियस कितना दिया हुआ है 20√3 मीटर। और क्या दिया g का वैल्यू, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल। मतलब इसका जो साइक्लिस्ट टर्न लेगा वहाँ पे सर्कुलर ट्रैक पे तो कुछ इंक्लिनेशन करेगा वर्टिकल से, क्योंकि उसको स्किड ना हो। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है वो, tan इनवर्स ऑफ v²/rg। तो v² तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ v²। v² मतलब क्या, 14 इंटू 14 इंटू √3 इंटू √3 3/20 इंटू √3 इंटू 9.8। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर सर फाइनली मिलेगा √3। कैसे, 20 और 9.8 इससे कटेगा और √3 से एक जाएगा ये √3, तो क्या बचेगा फाइनली tan इनवर्स ऑफ √3। वो कितना आएगा, √3 का tan इनवर्स कितना होता है 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ है, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स एट वन एंड कैरीज अ मास m एट द अदर, द स्ट्रिंग मेक्स 2/π रिवोल्यूशंस पर सेकंड। मतलब पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 2/π रिवोल्यूशंस पर सेकंड, ये अपने को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अराउंड द वर्टिकल एक्सिस थ्रू अ फिक्स्ड एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब टेंशन पूछा है। मतलब क्या बोला है कि मान लीजिए अपना ये क्या है, रिजिड सपोर्ट, यहाँ से ऐसा स्ट्रिंग इतने एंगल, इसका लेंथ कितना है L है, और
इसमें टेंशन कितना है, टी है। हम लोग को वही टी का वैल्यू फाइंड करना है। तो मान लो क्या है, वर्टिकल से थीटा एंगल पे है। तो हम लोग जब इसको इक्वेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू एम आर, सॉरी ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हम लोग इसका दो कंपोनेंट लेंगे, क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, और इसके अपोजिट में क्या लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। पर हमारे पास आर तो है नहीं, तो आर क्या होता है आपको पता है, एल साइन थीटा। तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। इसको रखने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, एक सेकेंड, टी इज इक्वल टू साइन थीटा एम इज इक्वल टू एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर, साइन थीटा साइन, टी इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा कहाँ से मिलेगा, तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 2/पाई। तो यहाँ पे ओमेगा कितना मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, और एफ कितना दिया हुआ है, 2/पाई। पाई से पाई गया तो कितना बचा, 4। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, टी इज इक्वल टू एम एल और 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, एम एल इंटू 16। तो टी इज इक्वल टू क्या गया, 16 टाइम्स ऑफ एम एल। दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यू खत्म होता है। अब हम करते हैं वीएस से। तो आइए अब देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स। क्या देखने वाले हम, वेरी शॉर्ट आंसर्स। उसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या बोला है, एक यूनिफॉर्म डिस्क ले लो और उससे परपेंडिकुलर, उसके प्लेन के क्या परपेंडिकुलर, और उसके सेंटर से पास होने वाला एक है एक्सिस। इसका पहले मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²/2। ये तो अपने बुक में डेरिवेशन भी दिया हुआ है, mr²/2। इसके अराउंड हम लोग को क्या बोला है, रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करने को बोला है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू √I/m। तो I क्या है, mr²/2, और m से m गया तो क्या गया, r/√2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, डज द एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड ऑन द मास ऑफ द व्हीकल। तो आपको क्या पता है कि एंगल ऑफ बैंकिंग कैसे निकलता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v²/rg। आपको यहाँ पे कहीं भी m का टर्म दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, मतलब डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ व्हीकल। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंकित, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हियर इट इज गिवन दैट ड्यूरिंग आइस बैलेट व्हाइल इन द आउटर राउंड्स व्हाई डू डांसर आउट स्ट्रेच देयर आर्म्स एंड लेग्स। मतलब जब आइस बैलेट हो रहा होता है तो जो परफॉर्मर होते हैं जब बाहर की तरफ जाते हैं तो लोग अपने स्ट्रेच को, अरे आर्म्स को और लेग्स को स्ट्रेच क्यों करते हैं, स्ट्रेच करने का मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, क्योंकि रेडियस उनका मतलब डिस्टेंस उनका इंक्रीज हो रहा है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, और बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझो कि टाउ नेट एक्सटर्नल क्या है, 0। तो मतलब आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मतलब अगर आई को बढ़ा रहे हैं तो मतलब ओमेगा को क्या करना पड़ेगा, अपने आप ही घटना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, टू डिक्रीज देयर एंगुलर वेलोसिटी। नहीं तो अगर उन लोग वहां पे बाहर की तरफ अगर जोर से घूमेंगे तो गिर जाएंगे, इसके लिए लोग अपने आर्म्स को क्या करते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या दिया है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है ये, when no external torque is acting on a system of particles, then its angular momentum is conserved.
एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड 2I। मतलब हम लोग एक को लिख लेते हैं I1 कितना दिया हुआ I, और I2 लिख लेते हैं दूसरे को कितना दिया हुआ है वो 2I, रिस्पेक्टिवली अबाउट द एक्सिस ऑफ देयर रोटेशन इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रोटेशन आर इक्वल। ठीक है, उन लोगों का काइनेटिक एनर्जी क्या बोला गया? इक्वल। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी। तो अब मुझे पहले बताइए कि काइनेटिक एनर्जी 1 का लिखते हैं हम लोग, क्या होगा? 1/2 I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी सेकंड का क्या होगा? 1/2 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। अब क्या बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी 1 एंड काइनेटिक एनर्जी 2 आर इक्वल। मतलब I1 इधर हाफ लिखते हैं, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर आर इक्वल। हाफ से हाफ गया। अब I1 क्या है? I2 क्या है? 2I। तो I से I भी गया, तो ओमेगा 1 स्क्वायर बाय ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या आएगा? ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू √2/1। यह आ गया आंसर आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है। वो क्या दिया हुआ है? इसमें बोला गया है अ हॉलो स्फीयर हैज अ रेडियस 6.4 मीटर। मतलब आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6.4 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ मोटरसाइकिलिस्ट एट द बॉटम ऑफ द टू कंप्लीट सर्कल। मतलब ये क्वेश्चन दिया स्पीयर ऑफ डेथ का, या तो हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। तो जब कोई भी चीज वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो मिनिमम स्पीड एट लोअर मोस्ट पॉइंट कितना होता है? √5rg। तो क्या आएगा? v मिनिमम इज इक्वल टू √5 टाइम्स ऑफ rg। तो 5 r कितना है? 6.4 और g कितना आएगा? 9.8। तो यार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा उसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर फाइनली कितना आने वाला है? वो आने वाला है 17.7 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? अ बेंड इन अ लेवल रोड हैज अ रेडियस ऑफ 100 मीटर। मतलब आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड which a car turning this bend may have without skidding if the coefficient of static friction between the tires and road is। मतलब μs का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.8। और सीधा क्या पूछा है? v मैक्सिमम जिसमें क्या हो? स्किड ना हो। तो आपको पता है v मैक्सिमम क्या होता है? μs rg। तो μs rg, μs क्या है? 0.8, r क्या है? 100, g क्या है? 9.8। सॉल्व करेंगे आपको कितना मिलने वाला है? ये मिलेगा आपको 784। और 784 को अगर आप रूट लेंगे तो कितना मिलने वाला है आपको? 28 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब हम देखते, तो चलिए आप देखते हैं शॉर्ट आंसर्स के टाइप 1। तो क्या हम देखने जा रहे हैं? शॉर्ट आंसर्स कौन सा वाला? टाइप 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अ फ्लाई व्हील इज रिवॉल्विंग। मतलब मान लो अपना क्या है? फ्लाई व्हील है तो घूम रहा है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ओमेगा क्या दिया है यहाँ पे? कांस्टेंट दिया हुआ है। अ चिप ऑफ इट्स रिम ब्रेक्स। मतलब यहाँ से क्या होता है? थोड़ा सा हिस्सा टूट के गिर जाता है। मतलब ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। एंड फ्लाइज अवे, मतलब उड़ने लगता है। मतलब ये जो टूट के हिस्सा गया कहीं चला गया वो। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है? टाउ नेट क्या है? 0। मतलब एक्सटर्नल टॉर्क लग नहीं रहा है। मतलब आई ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और अगर कुछ गिर रहा है मतलब मास कम हो रहा है, मतलब क्या कम हो रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या बढ़ेगा? एंगुलर वेलोसिटी। देयरफॉर क्या होगा उसका? एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज। ये आएगा उसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? The moment of inertia of a uniform circular disc about a tangent on its own plane is this। मतलब एक डिस्क दिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क दिया है, उसके टेंजेंट से पास होने वाला एक सर्कुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है कितना दिया हुआ है? वो 5/4 टाइम्स ऑफ mr²। r क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ द डिस्क। तो अब क्या पूछा है?
फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ समझ गया मैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या दिया हुआ है। एक सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, उसके टेंजेंट से पास होने वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है 5/4 टाइम्स ऑफ mr²। अब बोला है किसके सेंटर से पास होने वाला और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर की एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो हम यहाँ पे दो चीज लगाएंगे, कौन सा पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहाँ लगाएंगे, देखिए मैं पहले क्या बोलता हूँ, यहाँ से मैं एक एक्सिस मान लेता हूँ, यहाँ से मैं क्या मान लेता हूँ एक्सिस, और एक कहाँ से पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या होएगा वो आई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस mh का स्क्वायर है। डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये कितना दिया हुआ है 5/4 टाइम्स ऑफ mr²। ये क्या होगा IC पता नहीं, और ये क्या हो जाएगा m। h क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज r²। तो IC इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स ऑफ mr² माइनस mr²। तो ये कितना हो जाएगा mr²/4। IC क्या आ गया mr²/4, मतलब इससे पास होने वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका कितना आ गया mr²/4। और इसी चीज को अगर मैं दूसरे प्लेन में बनाना चाहूँ तो पूछा किसका गया है, ये देखिए इसका, और हम लोग ने फाइंड किसका किया है इसका। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसको हम लोग IX बोल लेते हैं, इसको IY बोल लेते हैं और इसको IZ बोल लेते हैं। हम लोग को फाइंड किसका करना है IZ का। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे IZ इज इक्वल टू, एक सेकंड आप इतना नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको। तो मैं उसका ही डायग्राम एक अलग प्लेन में बना रहा हूँ। ये देखिए हमको फाइंड क्या करना है इस एक्सिस के अबाउट, हम लोग इसको क्या बोलते हैं IZ। हम लोग ने अभी IC जो फाइंड किया था किसके अबाउट किया था, इसके अबाउट, हम लोग इसको IX बोलते हैं। और एक और डायमीटर से पास होने वाला उसको हम लोग क्या बोल देते हैं IY। अब हम लोग इसमें क्या लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या लिखेंगे IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। अब दोनों सेम है क्योंकि सेम प्लेन में डायमीटर ये दोनों, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ IX। और IX हम लोग ने क्या फाइंड किया था mr²/4 अभी पिछले स्लाइड में। तो क्या हो जाएगा mr²/2। तो हम लोग ने इसको डायरेक्टली पढ़ा था, अब हम लोग ने क्या कर लिया इसको प्रूव भी कर लिया। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड विथ विच अ व्हीकल शुड मूव अलोंग द कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि मान लो अपना एक क्या है, एक रोड है, ऐसा रोड, इस पे एक व्हीकल मूव कर रहा है मास m का। तो ऊपर की तरफ इस पे क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ क्या लगेगा mg। और बाहर स्किड हो रहा होगा, उसको स्किड होने से बचा कौन रहा होगा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बचा रहा होगा। और मान लो अगर हम लोग एक फाइनल देखते कि जहाँ पे स्किड नहीं हो रहा है, मतलब उससे ज़्यादा क्या तो स्किड हो जाएगा, तो क्या होगा वो उस टाइम पे स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा किसको रोक लेगा mv²/r, जो कि क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो अब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है μs टाइम्स ऑफ n इज इक्वल टू mv²/r। अब n क्या है, n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू mg। यहाँ से दिख रहा है n इज इक्वल टू mg, बैलेंस है क्योंकि ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं हो रहा है गाड़ी का, तो बैलेंस फोर्स है। तो μs इंटू mg इज इक्वल टू mv²/r। तो m से m गया, तो यहाँ से मुझे v का वैल्यू क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μs r g, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μs r g। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे μs कॉन्स्टेंट है, g कॉन्स्टेंट है, मतलब जो v है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है r पे। मतलब आप जितना बड़ा रेडियस लेंगे उतना ज़्यादा स्पीड से आप गाड़ी को चला सकते हैं। मतलब अगर आपको गाड़ी को मोड़ना है तो आप बड़ा सर्कल लेके मोड़िए, छोटे सर्कल में मोड़ेंगे तो आपका गाड़ी स्किड कर जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज दिस। मतलब आई का वैल्यू कितना दिया 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब ओमेगा इनिशियल कितना दिया हुआ है 0। फॉर व्हाट ड्यूरेशन ऑन एन एंगुलर एक्सेलरेशन 25, मतलब अल्फा कितना दिया हुआ है 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मस्ट बी अप्लाइड अबाउट एन एक्सिस टू प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी, मतलब 1500 जूल। अब एक क्वेश्चन के बोलने का मतलब क्या है, एक बोल रहा है
कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसका अल्फा इतना है, काइनेटिक एनर्जी इतना है। मतलब इतना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इतना एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ उसको कितना एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ घुमाना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए घुमाना पड़ेगा, उसका टाइम पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, उसका टाइम पूछा है। तो टाइम के लिए हम लोग को लगाना पड़ेगा काइनेमेटिकल इक्वेशन, पर उसमें हम लोग क्या चाहिए, ओमेगा फाइनल। तो पहले ओमेगा फाइनल निकालते हैं, मतलब समझे नहीं आप, रुको। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल तो 0 है, तो अल्फा क्या है 25 इंटू टी। पर यहाँ पे ओमेगा फाइनल नहीं है तो अपने को टी नहीं मिलेगा, तो ओमेगा फाइनल निकलेगा कैसे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या दिया है काइनेटिक एनर्जी 1500, 1/2 आई कितना है 1.2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 25, क्या आएगा 2500। तो ओमेगा इज इक्वल टू 50, ओमेगा 50 आ गया ओमेगा फाइनल। ये क्या है ओमेगा फाइनल, तो यहाँ पे रखेंगे 50 25 इंटू टी। तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 सेकेंड। इसका आंसर क्या आ गया 2 सेकेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, अ बकेट वाटर, हाँ बकेट कंटेनिंग वाटर इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ रोप। मत रेडियस क्या दिया इसका 5 मीटर। वर्टिकल मतलब क्या है, एक बकेट में पानी भरा, उसको रस्सी से बना, उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहा है, और क्या पूछ रहा है कि कितना उसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ताकि बकेट में से पानी ना गिरे। अगर बकेट में से पानी नहीं गिरना है तो उसका वेट जो होगा ना mg किसको बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। मतलब कि v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, मतलब v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। अंडर रूट ऑफ आर जी, आर कितना है 5 और जी कितना होता है 9.8, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 49, तो कितना हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया अपना v। अब मुझे बताइए v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई आर। तो v क्या है 7, आर क्या है 5। ये आ गया अपना ओमेगा का वैल्यू। अब मुझे ओमेगा से क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो यहाँ से f का वैल्यू क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। तो ओमेगा क्या है 7/5 इंटू 1/2 पाई, तो क्या आ गया 7/10 पाई। यह आएगा 0.2229। पर हम लोग को क्या पूछा है, ध्यान यहाँ पे देने वाली बात है कि रोटेशन पर मिनट, तो ये क्या आ गया रोटेशन पर सेकंड। अगर मिनट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 0.229 को 60 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 13.37 रोटेशन पर मिनट। ये अपना आ गया फाइनल आंसर। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू लर्निंग गो सिटी। थैंक यू।